नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के तमाम सवालों के आज विस्तार से जवाब भी दिए हैं। करेंगे इस मुद्दे पर विशेष चर्चा भी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे इंटरपोल की तर्ज पर अब आ गया है अपना भारत पोल। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की है। होंगी दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली चुनाव का हुआ शंखनाद। 10 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना, 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। सभी दलों ने किया स्वागत। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष के तमाम आरोपों का दिया सिलसिलेवार जवाब। कहा, ईवीएम में अविश्वसनीयता या किसी खामी का कोई सबूत नहीं। वोटर टर्नआउट और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी नकारा। लॉन्च हुआ स्वदेशी इंटरपोल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की भारत पोल पोर्टल की शुरुआत। कहा, देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने की शुरुआत। हर राज्य की पुलिस खुद इंटरपोल के साथ जोड़कर तेजी से करेगी जांच। कल से ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू होंगे प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम। 9 तारीख को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ट्रिनिडाड और टोबैगो के राष्ट्रपति होंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। भूकंप से कांपे तिब्बत और नेपाल। तिब्बत में अब तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत, 130 से अधिक घायल। शिगात्से शहर में 6.8 मापी गई तीव्रता। नेपाल में भी 7.1 तीव्रता का लगा झटका। और शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव तारीखों का ऐलान। दिल्ली में सियासी घमासान। चुनाव का हुआ शंखनाद। 5 फरवरी को मतदान। दिल्ली के लोग और सियासी दल पिछले कुछ दिनों से जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, मंगलवार को चुनाव आयोग ने उसका ऐलान कर दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। चुनाव कार्यक्रम की विस्तार से बात करें तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। 17 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे, जबकि 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पूरे इंतजाम किए हैं। Date of poll is 5th and counting is 8th and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। Entire election process after counting will be complete by 10th. चुनाव आयोग ने बताया कि उसने चुनाव को साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर उसके हाथ बंधे हैं और मामला कोर्ट के सामने है। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो चुनाव में जो भी बातें कहे, वो ये बताएं कि राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुरूप वो इसे कैसे कर पाने में संभव होंगे। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत किया है। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आपकी परेशानियां, आप जिस भी जहरीली हवाओं में जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे।
कुल मिलाकर दिल्ली का चुनावी समर सज चुका है और सबको इंतजार रहेगा 8 फरवरी को जब नतीजे सामने आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी ऐलान के बाद अब चुनावी घमासान भी बढ़ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूरी कोशिश की उन सवालों का जवाब देने की जो अब तक चुनाव आयोग पर उठते रहे। अपने सहयोगी अनिल थॉमस और कैमरामैन सौरभ के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली चुनाव को लेकर जो शंखनाद है उसका हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख 5 फरवरी और फिर नतीजे जो आएंगे वो 8 फरवरी को आएंगे। कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ यहां पे और भी जो फैक्ट्स हैं वो देखिए। दिल्ली का चुनावी समर आज सीईसी के इस ऐलान के बाद से कि क्या कुछ होगा। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना। उसमें दिल्ली में आपके लिए जानना भी ये जरूरी होगा कि कुल कितने मतदाता हैं। ये देखिए, कल ही ये सारा डेटा आ गया था कि लगभग 1,55,00,000 कुल मतदाता जो हैं वो दिल्ली में हैं। पुरुष मतदाता की बात की जाए तो ये लगभग 83.5 के आसपास, अगर स्पेसिफिक कहूं तो 83,49,000 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं पर निगाह डाले एक बार फिर से तो ये देखिए 71,74,000 महिला मतदाता हैं। युवाओं की भागीदारी कैसे हो ये दिखा रहा है। युवा मतदाताओं की संख्या कितनी है तो वो है 25,89,000 और फर्स्ट टाइम वोटर ये भी बहुत मायने रखते हैं। तो ये देखिए इनकी संख्या 2 लाख के आसपास है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। और 100 साल से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं, जो मतदाता हैं वो 830 हैं और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1261 है। तो ये कुछ फिगर्स जो कि कुल कितने मतदाता हैं, महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए। तो अब तक जो घोषित उम्मीदवार हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, देखिए 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। अब तक कुल कितने जो कैंडिडेट्स हैं उनको वो डिक्लेयर कर चुके। आम आदमी पार्टी 70 का 70 जो कैंडिडेट्स हैं उनका वो ऐलान कर चुकी है, जो कि 70 विधानसभा की सीटें हैं दिल्ली में। बीजेपी की तरफ से अब तक जो है 29 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ से 48 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं। इनकी तरफ से अब आने वाले दिनों में जो बाकी की जो सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ से उनके नाम आएंगे। तो ये तमाम पार्टियां और उनकी तरफ से अब तक कितने जो घोषित हैं उनका उम्मीदवार कर दिया गया है। आयोग ने इंतजाम क्या कुछ किया, देखिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो। चुनाव आयोग अपने तरफ से हर तरह के इंतजाम करता है ताकि जो मतदाता हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव में क्या कुछ इंतजाम किए गए, ये देखिए। मनी पावर को रोकने के लिए जो सघन जांच अभियान है उसको चलाने की बात की गई है। साफ तौर पे कहा गया कि हम इसके लिए सघन जांच अभियान चलाएंगे ताकि मनी पावर का कोई इस्तेमाल न कर सके। महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं। कई बार हमें देखने और सुनने को मिलता है कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहा है चुनाव आयोग ने कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग की तरफ से। मतदान केंद्रों को खूबसूरत और लुभाने वाला बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि किस तरह की चीज़ें होती है, पिंक बूथ और इस तरह की चीज़ें, बहुत अच्छे से मॉडल बूथ। तो ये सारी चीज़ें ताकि जो वोटर टर्नआउट है, लोग जाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगे बढ़ें तो 85 साल से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी घर से मतदान की सुविधा दी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 85 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं वो और दिव्यांग, उनको बूथ तक आने की जरूरत नहीं है, घर पर ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये कुछ अहम जानकारी इस ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया पर विपक्ष जो अब तक तमाम आरोप लगाते रहे हैं, बीते 10 वर्षों की बात की जाए तो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर जितने भी चुनाव हुए हैं राज्यों में, उन तमाम सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया और साफ कहा कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या फिर किसी खामी का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने वोटर टर्नआउट और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को भी नकार दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने विपक्ष के हर सवाल का किस तरह से बहुत ही सरलता से, सटीकता से जवाब दिया है। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि
कि अगर किसी की डेथ हो गई है उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ. Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain so. There is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए. इम्पॉसिबल. जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो जॉइंड दिस कोरस. देयर इज ए केस पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. विल आंसर इन डिटेल देयर. क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहे हैं. इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए. इट इज ओनली टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द वोटर, प्रोफाइलिंग ऑफ द वोटर. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया. कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी. जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई. और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है. लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने सुनी चुनाव आयोग की तरफ से. और आज हमारा जो विशेष है, जो जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है. विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब. जी हां, बीते 10 वर्षों में जिस तरह से कई बार हमने देखा विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर, उनकी निष्ठा पर, टेक्नोलॉजी पर, वोटर टर्नआउट पर, तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए, एक एक करके उन तमाम सवालों के जवाब देने का काम आज सीईसी की तरफ से किया गया. इसलिए हम आज विशेष लेकर आए हैं विपक्ष के सवाल, चुनाव आयोग के जवाब. बहुत ही 4 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं. हमारे साथ बीजेपी की तरफ से धनंजय गिरी जी हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत. हमारे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी जुड़ेंगे. और अब इस वक्त हमारे साथ कमरू चौधरी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस से होंगे. हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी. अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत. शुरुआत अभिषेक जी मैं आप ही से करना चाहूंगा. आप आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, फिर मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा. लेकिन आपने भी बीते कई सालों से और कई महीनों से, कुछ समय से लगातार इस बात पर ये सवाल उठाते रहे हैं कि देखिए ये जो ईवीएम्स हैं उसमें छेड़खानी की जाती है, जो टर्नआउट्स है उसमें छेड़खानी की जाती है. तमाम तरह के आरोप विपक्षी पार्टी ने लगाया, आप लोगों ने लगाया. लेकिन आज एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा कि ये इसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है. और हाईकोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं. आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक लोकतंत्र का सजग प्रहरी होने के कारण हमारा दायित्व तो बनता है कि जो भी जहां भी संदेह है उसको उठाया जाए. आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा से लेकर के शाहदरा तक और तुगलकाबाद से लेकर के कालाघाट जी तक जो भी सवाल उठाए उसमें जवाब नहीं आया. और मुझे उम्मीद है कि जिस चीज का भी हमने कंप्लेन किया, मुझे लगता है कि उसका भी जवाब आना जरूरी है. नंबर किस तरह के सवाल आपने उठाए थे? जैसे कि 84 लोगों से जवाब दिए आज. मैं 84 लोगों से लगभग 5000 लोगों के वोट डिलीट करने का आवेदन और लगभग 10,000 लोगों का नया वोट जोड़ने का आवेदन जो आया है
उस पर सवाल उठाया गया। ये देखिए, 11,000 विशाल भारद्वाज नाम का एक ही व्यक्ति 11,000 वोटों की कटवाने के लिए जो आवेदन किया है शाहदरा जैसे विधानसभा में, तुगलकाबाद विधानसभा में एक ही बूथ पे 1300 वोट में फिर लगभग 650 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया गया। उसका जवाब की जरूरत है। आया ना जवाब तो आ गया ना निर्वाचन आयोग बता की दीजिए, तरफ आप से। बता दीजिए। अब उन्होंने कहा किस तरह से उसमें आप बताइए ना। ये तो कहा गया कि जो पोलिंग एजेंट है उनको वो सारे फॉर्म दे दिए आप जाते बताइए हैं। किसने वो 84 सारे- लोग कौन है वो, आप बता दीजिए जवाब आया तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं उन्होंने कह कहा रहा कि हूं, ड्यू आप बता दीजिए प्रोसेस है जवाब। उसको बता दिया गया सीईसी की प्रोफेस नहीं, तरफ मैं से। जवाब पूछ रहा हूं, आप कह रहे प्रोफेस बता रहा हूं मैं जवाब पूछ रहा हूं। 15% की वोटों की हेरा फेरी का जो खेल चला नई दिल्ली विधानसभा में, उसका जवाब आया क्या? ठीक है मैं धनंजय आपसे जी, ये पूछ रहा हूं। धनंजय जी बताइए। आप प्रोफेस बता रहे हैं मुझे। ठीक है धनंजय जी बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए असीम जी, 5 तरह से वोट ना कटते हैं और जुड़ते हैं। कोई स्थानांतरण में, किसी के डेथ पर, और जैसा चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो हर साल की प्रक्रिया है। जब आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पर, और भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा, तो झूठ बोला है तो उसमें कायम रही जो हमने सवाल पूछे वो जवाब दे दो धनंजय भाई, क्यों घुमा रहे हो चीजों को? भाई साहब मैं सीधे वही बता रहा हूं, जब चुनाव आयोग के जवाब के बाद आपको अगर संतोष नहीं है, अगर आपका आरोप ही निराधार है, आपके कौन सा आरोप आज तक आधार का रहा है? आप बताइए, एक आरोप केजरीवाल जी का आज तक आधार तक रहा है? अगर ऐसा आधार का रहता तो उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा माफीनामा मांगने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं कायम करना पड़ता। और चुनाव आयोग ने अगर साफ शब्दों में कहा कि कैसे बीएलओ की नियुक्ति होती है, कैसे वोट करते हैं, और 2% से अगेन 2% भी वोट कहीं चेंज होते हैं तो उसके लिए पूरा इंक्वायरी होती है। मैं धनंजय भाई, चुनाव आयोग ने, मैं बता देता हूं क्या प्रोसीजर था बीएलओ का। अपने पीसी में कहा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव आयोग तो देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात को कहा। अगर दूसरी बात, अब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जिन्होंने विधानसभा में डेमो दिखा दिया कि विधान देखिए ये डेमो है कि कैसे ईवीएम हैक होता है, और जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप आके हमारे सामने डेमो दिखाइए और उसका डेट भी निर्धारित कर दिया, तो यही लोग घुस गए, चले गए, गायब हो गए, फिर इनको डेमो दिखाने के लिए नहीं मिला। तो जिसकी पूरी राजनीतिक प्रक्रिया झूठ, मक्कारी और मुनाफक पर टिकी हुई हो, जो यमुना से आबो हवा तक, दारू से लेकर दवा तक, जल से शीश महल तक, इनके पास मुद्दा नहीं है। पार्टी सिर्फ धनंजय भाई मुद्दा नहीं है। दिल्ली की जनता जिस घड़ी के इंतजार कर रही थी वो 5 फरवरी में घोषित हो चुका है, और 5 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि जो आपका 28 साल का वनवास है वो आगे 5 साल और चलने वाला है, आगे 10 साल और चलने वाला है। इस बार जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, एक तरफ काम की राजनीति और एक तरफ गाली गलौज की राजनीति के बीच होने जा रहा है, और जुनून और पैसों के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ प्रवेश शर्मा काला धन बांट रहे, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का एक छोटा छोटा कार्यकर्ता अपना जुनून लेकर के चल रहा है। तो जुनून और पैसे में जब भी लड़ाई हुई है, मुझे लगता है जुनून जीतता है, पैसों की कोई हैसियत नहीं। मुझे एक चीज बताइए। देखिए असीम जी, ये पैटर्न है आम आदमी पार्टी का कि आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, हम शीश महल में रहेंगे और कहेंगे हम आम आदमी। अरे भैया राजमहल की बात करो ना, हम तो कल 11 बजे आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, आपको निमंत्रण दे रहे हैं धनंजय भाई, आज मेरे साथ कहां से हैं? कल चलेंगे, कल चलेंगे। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला में जेल, मनीष सिसोदिया क्लासरूम शराब घोटाले में जेल, अमानुल्लाह खान हिंसा और घोटाले में जेल, संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग में जेल, सोमनाथ भारती अपने केस में जेल, और तो राशन कार्ड बनवाने में जेल, सोने का कमोड लगा हुआ है, राशन कार्ड बनवाने में भी जेल, राशन कार्ड बनवाने के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले। मुख्यमंत्री और दूसरी चर्चा हो रही, जो 2700 करोड़ का राजमहल बना उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। जो 2700 करोड़ का राजमहल बना उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? देश की जनता जानना चाहते हमारा पैसा, देश की जनता से देखिए, अगर झूठी और मक्कारी और मुनाफिक के अगर लोग हैं, तब जब सच्चाई खुल के सामने आ गई है, अरे तो भाई 2700 करोड़ का केजरीवाल को भी पता चल गया है कि उनका क्या हाल करने वाली है दिल्ली की जनता। केजरीवाल को जब पता चला कि दिल्ली की जनता उनका क्या हाल करने वाली है, तो नया बवाल शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी जो पेन रखे उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? और कई तो इसका मतलब मान लिया ना कि 5 करोड़ का मिनी बार रखे हो, ये मान लिया ना। चर्चा होनी चाहिए। मैं तो डीडी न्यूज को भी बोलूंगा, इस पर व्यापक चर्चा कराइए। एक तरफ राजमहल है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास है, एक तरफ 2700 करोड़ का बना है, एक तरफ 5 करोड़ का बना है, दोनों का मुझे लगता है व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है। हमारे साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असीम जी, अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने माना कि वो 5 रुपया का पेन और 50 रुपया का शर्ट लेकर के 50 करोड़ के बंगले में रहने वाले का नाम अरविंद केजरीवाल है। मान रहे हो, ये माना, धनंजय ये अच्छी बात है, ये मानना पड़ा वाले, क्योंकि ये सच्ची बात है। करोड़ के फ्लाइट में चलने वाले, इस तरह से बोल करके जनता की गाड़ी में भ्रमित नहीं कर सकते। वो हमें सिखाएंगे
वो हमें बताएंगे। नहीं, 2700 करोड़ का अभिषेक जी, घर देखिए। रखने वाले ये आम आदमी पार्टी वालों को बताएंगे हमारे लिए घर मायने नहीं रखता। अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद 72 घंटे के अंदर अपना घर खाली कर दिए। दूसरी तरफ प्रवेश शर्मा है, ना वो एमपी है, ना एमएलए, ना पार्षद है, उसको इतना बड़ा कोठी क्यों दे रखे हो भाई? कालाधन बांटने के लिए क्या? सिस्टम वो है, कालाधन बांटने के लिए कोठी दिया अभिषेक गया। अभिषेक ठीक है आपकी बात सर। मैं अब रुक करूंगा कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ चौधरी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौधरी जी ये बताइए कि जिस तरह से सीईसी, आपका स्वागत है, सीईसी ने आज एक एक करके विपक्ष ने बीते 10 वर्षों में चुनाव आयोग की निष्ठा पर और ईवीएम्स पर जितने भी सवाल खड़े किए, एक एक करके आज उनका जवाब दिया गया। आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं या अभी भी आपकी शिकायत है? नहीं, देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग पिछले कुछ सालों में चुनाव करवा रही है या मतदान करा रही है, इंग्लिश में एक कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। चुनाव आयोग का ये बनता है कि वो किसी तरह का डाउट को क्लैरिफाई करे या किसी तरह से डाउट को पैदा होने ना दे। हमारा मांग यहाँ पे क्या था कि भाई आप वीवीपैट को 100% आप इसको ये जो है ईवीएम का वोट के साथ में मिलाई। 2-4 सवाल हमने ये भी किया, किस तरह से भाई 28 नवंबर को उसका फॉर्म 6 का लास्ट डेट होता है, उसके बाद में 5 लाख वोटर नया ऐड हो जाते, किस तरह से, कहां से आते ये वोटर, किस तरह से वोटर को डिलीट किया जा रहा है, ये तो इन्होंने बयान दिया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। लेकिन जितना उनको सीईसी का तो ये कहना था कि हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे बीएलओ जो होते हैं वो अधिकारी होते हैं, उनके सामने में ये सारी चीजें की जाती हैं, और अगर किसी विधानसभा में 2% से ज्यादा अगर हटाना हो नाम, तो उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और बाकी जो अधिकारी होते हैं उनके सामने में ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, यहाँ पे जितना भी पैनल में बैठे हुए, मैं शायद जानता नहीं हूँ भाजपा के प्रवक्ता को, लेकिन मैं ही हूँ एक जो चुनाव लड़कर आया हूँ यहाँ पे। मैंने चुनाव का प्रक्रिया को मैंने देखा है, किस तरह से धांधली होता है वो मैंने देखा है, किस तरह से सिस्टम इस पे लिप्त है वो मैंने देखा है। तो क्या आपने चुनाव आयोग को इन्फॉर्म किया? मैं अगर कहीं कोई लूप होल है तो आपने चुनाव आयोग को बताया क्या? अनुभव इस तरह से राजीव कुमार जी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आकर बोल देंगे कि भाई ये सब तो जो है कि हवाई बातें हैं, इसमें कोई गौर नहीं। बिल्कुल नहीं। देखिए, सीईसी ने साफ कहा है कि जो भी शिकायतें आई हैं हमने उनको संज्ञान में लिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको आशिम जी, मेन मुद्दा का बात कहां पे है, ये जो चुनाव आयोग का जो अधिकारी वगैरह है, जो वोटर लिस्ट पर नाम चढ़ाते हैं या वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करते हैं, इसका ये प्रक्रिया में कौन हिस्सेदार है इसमें, ये आप बताइए। आपको बैठा दिया जाएगा कि भाई ये जो है कि नाम को डिलीट कर दिया गया। सर, इसमें राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी भी इसमें। नहीं, हर जगह वो नोटिस भेजते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं कि भाई हमने ये काम किया है, लेकिन किस प्रक्रिया से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये स्पष्टीकरण आज भी नहीं है। नहीं, दूसरी बात ये है, जो एक नियम कानून के तहत ये सारी चीजें होती है, उस प्रोसेस में किसका नाम ऐड किया जाएगा, किसका हटाया जाएगा, वो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में वही तो कह रहे थे वो कि उसमें चुनाव आयोग के अधिकारी भी होते हैं, बीएलओज भी होते हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग भी होते हैं, उनके संज्ञान में ये सारी चीजें होती हैं, तभी किसी का नाम हटाया या फिर ऐड किया जाता है। नहीं, आपका बात बिल्कुल सही है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो एसओपी है, इलेक्शन कमीशन का एसओपी है, इस तरह से करना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से होता है? जितना अधिकारी आते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने के लिए, सब कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं ओपिनियटेड रहते हैं। इलेक्शन कमीशन तो दूर की बात है, सारे के सारे इन्फ्लुएंस रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। ये प्रक्रिया टोटली गलत है इलेक्शन कमीशन का। इसमें हमको आगे उठकर आना चाहिए कि किस तरह से हमारा यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव को कराया जाए। हम ऑपोजिशन पार्टी आज इलेक्शन कमीशन का ऊपर में हमारा भरोसा आस्था खत्म हो चुका है। पहला नंबर कारण, जब सीईसी का अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया, अगले ही दिन जाकर अमित शाह ने अपना एक ऑर्डिनेंस लाकर सीईसी अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया। हमने जब डिमांड किया कि 100% वीवीपैट को मैचिंग किया जाए, इसके साथ में आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जाकर किसी तरह से अपना ओपिनियन के हिसाब से आपने 5% वीवीपैट का मैचिंग करवाने का ऑर्डर लेकर आ गए वहां से। हमने जब मांग किया यहाँ पे कि हर एक वोटर लिस्ट को जांच किया जाए, लेकिन आपने क्या किया, आप अपना तरीका से जांच करते रहे, हमको नजरअंदाज करके हमारा ठीक है। मैं इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में अवधेश जी भी मौजूद है। अवधेश जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना। क्या जिस तरह से सीईसी ने आज सारे एक्सप्लेनेशन दिया अपने 1.25 घंटे 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
आपको नहीं लगता कि उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई सीसी की तरफ से, बावजूद उसके आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस जो है वो सवाल और निष्ठा पे सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, सीईसी ने आरंभ में आज एक शेर पढ़ा था, उसी में सब जवाब है। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये आज जो है राजीव कुमार जी ने कहा है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं, तो शक की बीमारी है, आपको लगता है कि और वो कभी जाने वाली नहीं है? भाई, आपकी जनता के बीच लोकप्रियता अगर नहीं है और आप अगर चुनाव हारते हैं तो क्या कर सकते हैं? और खासकर कांग्रेस में तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो नए रणनीतिकार लोग हैं, लंबे समय से मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के पुराने लोगों को उनसे अपनी परेशानी है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, जनता के द्वारा ठुकराए गए, नकारे गए लोग, उनको सारा सुझाव देते हैं। तो ये लोग जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसके बाद चुनाव की हार होती है, तो उनको अपने बचाव में क्या तर्क दे सकते हैं? एक तो है। दूसरा, भारत को लेकर दुनिया में एक बड़ा कैंपेन हुआ है कि चुनाव पर यहाँ का पूरा लोकतंत्र आधारित है, तो एक एक चीज को यहाँ संदेहास्पद बना दो। चुनाव आयोग को बना दो, वो पूरी प्रणाली को बना दो, पार्लियामेंट को बना दो, इलेक्शन कमीशन को बना दो, सुप्रीम कोर्ट को बना दो, क्योंकि ईवीएम को काफी आसान है ये करना। नहीं, ईवीएम को लेकर लंदन, कनाडा, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये होती रही है। 41 सुप्रीम कोर्ट उस पर 41 वर्डिक्ट दे चुका है, 41 टाइम फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुका है इस पर। लास्ट पिछली बार अप्रैल में हुआ था लोकसभा चुनाव के पहले, और ये वीवीपैट की मांग के भी इसमें तर्क दिए गए थे। फिर उसने बताया था कि भाई अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता है, देश के मतदाताओं को समस्या नहीं है, जो वोट डालने जाते हैं उनमें ज्यादातर पढ़े किसी को समस्या नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी को समस्या। मैं तो देखने जाता हूं तो मैं कभी देखता ना वीवीपैट, मुझे मालूम है कि मैं दबाऊंगा तो जाएगा। ईवीएम के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए एक दूसरी बात जो आती है, इसमें अंतर क्या है असीम जी? सुनिए कमलो जी, आपका तो नाम कभी नहीं कटा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका नाम कभी कटा नहीं होगा। मेरा नाम का कटने का तो दम भी नहीं है किसी का। दूसरा बात, पश्चिम बंगाल में जो है रहते हैं, तृणमूल कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ती है। पहले सीपीआई सीपीएम भी ऐसे ही लड़ती थी, उसके पहले कांग्रेस भी ऐसे ही लड़ती थी। बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभिषेक जी, मेरा एक सवाल आपसे भी है, और अभिषेक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आज सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप बीजेपी का हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में 2020 से लेकर 2024 तक में बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें से 20 राज्यों में दूसरी पार्टियां चुनकर आई हैं। तो इसके बावजूद भी अगर आप लोग, अभिषेक जी, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि दूसरी पार्टियां आई हैं, और पूरा उन्होंने डिटेल बताया कि बिहार में, वेस्ट बंगाल में, पुडुचेरी में, तमिलनाडु में दूसरी सरकारें आई हैं, और उसी ईवीएम पे आप क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं। बात दूसरी पार्टी या अपनी पार्टी का है ही नहीं, इसी प्रक्रिया से तो वो चुन के आए, इसी प्रक्रिया से तो वो चुन के आए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिख करके इलेक्शन कमीशन फिर 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं। अगर एक व्यक्ति 1100 रुपए बांट करके वोट मांगता है तो कहां तक जायज है? और वो व्यक्ति जो ना तो एमपी, ना एमएलए, ना सांसद है, वो घर में रहता है, 5 सितारा घर में रहता है, वो क्यों रहता है भाई? किस हैसियत से रहता है? नंबर 1। नंबर 2, अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 15% वोटों की हेराफेरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अगर शहादरा के अंदर एक ही व्यक्ति 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन देता है, उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर तुगलकाबाद में एक ही बूथ के अंदर लगभग 650 वोट कटवाने की बात हो, तो उस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये मोटा मोटा सवाल है। ये केवल अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी नहीं, एक जनता और एक वोटर भी ये पूछने के लिए उनका अधिकार है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वोट क्यों काटे जा रहे हैं। दूसरी बात, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने बोला हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट कटवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मोहन सिंह, राम सिंह, रतन सिंह, इनका वोट काटा गया, क्या है रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? और एजेंसियां जो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां भी बोलते हैं 5 लोगों को असीम जी, आप मुझे कई सवाल के उत्तर देने थे। ये महिलाओं से नफरत करते हैं, बुजुर्गों से नफरत करते हैं, इसलिए बोलते हैं रोहिंग्या। और इस बार पूर्वांचल इनको सबक सिखाने जा रहा है। ये 2025 में पूरी तरीके फिर से नाबूद होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल देखिए ऐसा नहीं, एक मिनट आ रहा हूं, गिरिजा। देखिए ऐसा है कि बहुत सारे सवाल इसमें उठाए जा रहे हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, दिल्ली में कुछ तो स्पष्ट हुआ है, स्टिंग में आया। देखिए, तुगलकाबाद मावी मोहल्ला तेहखंड, मकान नंबर 2A,
60 मुस्लिम वोटर वहां है। जब वहां कैमरे गए हैं तो एक भी वोटर नहीं मिला है। कम से कम बीजेपी ने तो ये नहीं बनाया। कौन ले गया? कौन जांच किया? नहीं तो नहीं, कौन जांच नहीं किया? तो आया है, नाम आया मैं है। कह रहा हूं अध्यक्ष जी, कौन जांच किया? नहीं सुनिए अरे मैं पूछ रहा हूं। मैं भी आपको टोक सकता हूं। नई दिल्ली विधानसभा में हो जाता है। मतदाता पहचान पत्र लेकर नहीं, बीच में नहीं बोलिए भाई। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। आप भी बोल रहे थे, मैं टोक सकता था। इलेक्शन कमीशन ने खुद दे दिया। मतदाता सूची लेकर पत्रकारों का दल गया है। वो सारे मकान नंबर में एक व्यक्ति नहीं मिले, मकान मालिक कह रहा है। और झूठ फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी में न्यू अशोक नगर, सुनिए त्रिलोकपुरी में न्यू अशोक नगर 4 मंजिला मकान है, 38 फर्जी वोट है, 38 मुस्लिमों के नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं भारतीय जनता पार्टी का नहीं है सर, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये बाजाबता बाजाबता एक टेलीविजन चैनल दूसरे टेलीविजन चैनल तीसरे टेलीविजन चैनल ले जाकर मांगा। क्यों तो वोटों को इतनी डिलीट किया संख्या में जा जो रहा है? वोटर इसका बनाए जवाब गए इलेक्शन हैं कमीशन के पास और नहीं यहाँ है। बांग्लादेशी रोहिंग्या कुछ वोटर होता है। अगर बने हैं तो उन पर तो आवाज उठेगी और उनका वोट कटना भी चाहिए। और मैं ये नहीं मानता हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं मानता हूं भाई कि शाहदरा विधानसभा में 11,000 वोट सर ऐसा ही आपका दावा है। कोई 11,000 क्या वो किसी का कर सकता है? ऐसा नहीं हुआ है। ये इस चुनाव में एक झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। आपकी गृह मंत्रालय, आपका गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपका झूठ फैलाने के 11,000 वोट किसी का कटेगा। और अगर वोटर वहां से गया है, सत्यापन में नहीं आएगा तो नाम कटेगा। आप विफल है पूरी क्या 1100 वोटरों ने जाके दावा किया हमारा नाम कटा हुआ है, चुनाव रुक सकता है? ठीक है। अगर सुनिए, मतदाता पत्र जारी होने के पहले अंतिम सूची, अगर मतदाता कोई जाता है कोर्ट में कि हमारा नाम नहीं है तो चुनाव आयोग की मजबूरी होगी उसको डालना। ये हमारे देश का कानून है। इसलिए पूरी तरह दिल्ली जनता पूरी तरह एक झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सुनिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि फर्जी वोटर और कुछ नाम नहीं करते होंगे। हमारे देश में भ्रष्टाचार होती है, लेकिन ये चूंकि इस समय मुस्लिम मतदाताओं के बांग्लादेशियों के नाम भारी संख्या में आ गए और इस पे चुनाव आयोग अपनी निगाह बनाए हुए है सकती है। तो ये एक उसको रोकने के लिए और दूसरी बातें की जा रही है कि ये करो, ये ऐसे हो गया है। फैक्ट दूसरी ओर है। फैक्ट यह है कि दिल्ली में लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनकी पहचान होती रही है। जी क्या कर रहे हैं? ठीक है धनंजय जी, ये अजीब सवाल है। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। धनंजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए। इस तरह से जो वोटर लिस्ट में ऐसे बीच में नहीं बात होती है। आप वोटर बनाए, सुनिए कोई वोटर बना दे, उसका राशन कार्ड बनवा दे और उसको भारतीय नागरिक बना दिया जाए, 2 पीढ़ी बीत जाती है, सबके लिए गृह मंत्रालय दोषी है। कौन बनाता है? ठीक है, देखिए इन तमाम चीज, ठीक है, एक टिप्पणी धनंजय जी आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। असीम जी, मैं एक ड्यू रिस्पेक्ट बात कहूंगा कि जिस तरह से मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इतनी सभ्यता और शराफत की उम्मीद सबसे रखूंगा। जिस पार्टी का सरबराह दुनिया का सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला व्यक्ति हो, उस पार्टी के प्रवक्ताओं से और नेताओं से जब आप देख रहे हैं कि तमाम निजी चैनलों पर, तमाम चैनलों पर भाई मैं आपको नहीं बोला तो बहुत बदतमीजी है भाई, बहुत बदतमीजी है, उनको घर खाली कर दिया गजब की बदतमीजी है भाई। आप बात करेंगे सभ्यता की बात करेंगे, छुपा दोगे, आप सिखाएंगे सभ्यता क्या होती है? नहीं छुपेगा। आप महिलाओं को जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, अपमानजनक शब्द यूज करते हैं, क्या अपने परिवार में इसी तरीके भारतीय जनता पार्टी वाले यूज करते हैं? अपनी मां बहन बेटियों को इसी तरीके संस्कार यूज करते हैं, यही शब्दों का प्रयोग करते हैं? देखिए असीम जी, महिला का अपमान 2 बार हुआ, या तो धृतराष्ट्र के दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया। अरे भाई तुम हो, केजरीवाल के लोग तुम हो, श्रीमान के तुम लोग, रमेश पाटीदार लोग तुम हो, और आप बता रहे महिला सम्मान की बात। आप महिला मुख्यमंत्री के घर खाली कराते हैं, उनके बात के ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद आप संस्कार की बात करेंगे। आप संस्कार सिखाएंगे क्या मानने की बात कर रहे हो? ये बात सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। राशन कार्ड के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करने वाले नीच और गलीच लोग, जनता पार्टी है कि नहीं है? आप सेंगर के लोग हैं कि नहीं है? चिल्लेगन के लोग नहीं है? आप बताइए लोग, आप महिला सम्मान की बात करेंगे, मुख्यमंत्री निवास में उसका के दुशासन में, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुशासन में एक समानता है। चलिए एक समय की कमी है। एक आखिरी टिप्पणी धनंजय एक आखिरी टिप्पणी अवधेश जी आपसे लेना आऊंगा, समय की बिल्कुल कमी, एक आखिरी टिप्पणी फिर मैं चर्चा को बंद करूंगा। दुशासन ने
किया या केजरीवाल के कुशासन ने अरे किया? ब्रजभूषण महिला जनता का पार्टी राज्यसभा में में भी अपमान दूरी तो के ही लोग। बार हुआ एक- है। एक- इतना एक- गिर- अभिषेक, इतना अब गिर- समय नहीं है। व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। 5 अवधेश- फरवरी तक चुनाव है, थोड़ी ऊर्जा बची आखिरी है। टिप्पणी। देखिए ऐसा आखिरी है, टिप्पणी, आखिरी टिप्पणी, ऐसा- आखिरी टिप्पणी। ऐसा है राशन कि कार्ड जो बनाने कुछ के चुनाव नाम पर आयोग ने कहा है ये चुनाव राशन को कार्ड लेकर, बनाने के उस नाम पर पर दिल्ली महिलाओं के का शोषण कर मतदाता, रहे हैं। गिरिजी, देश के गिरिजी। मतदाता, देश के बुद्धिजीवी समझदार लोग विश्वास करते हैं 500 हमारा भी कभी नाम कट सकता है, लेकिन मैं ये मान लूं कि उसको षड्यंत्र की तरह कटा गया है तो ये मुझे स्वीकार ठीक, नहीं है। ये ठीक। मानते हुए नहीं, ये अब मानते बिल्कुल। हुए कि बीएलओ के स्तर पर 2 4 5 नाम इधर उधर हो सकते उन्होंने हैं, कहा कहीं भी, भी। इस बात का वो उन्होंने जिक्र हो भी किया। सकता है बिल्कुल, नीचे बिल्कुल। स्तर पर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या बड़े में पैमाने किसी पे का नहीं किया नाम जा काटा सकता। जाए, ठीक ये है। संभव ही नहीं है, ठीक है। कभी हुआ नहीं है ना आगे इस असीम जी, व्यवस्था राशन में कार्ड कभी इस बार हुआ। इनका बन रहा है। नहीं, नहीं, राशन कार्ड इन लोगों का बन रहा है। विशाल भारद्वाज ने दिया। राशन कार्ड बन रहा है। और कट गए, आवेदन दे दिया और कट गए। चलिए, समय इतना ही है, समय इतना ही है अभिषेक जी, समय इतना ही है। फिर वही सीईसी ने जो कहा कि आप विश्वसनीयता पे सवाल खड़े मत कीजिए, क्योंकि ये जो एक नैरेटिव बनता है वो सिर्फ भारत की शक प्रतिष्ठा का को, इलाज तो हकीम ये लुकमान के पास विदेशी भी स्तर पर नहीं भी है। इसकी आलोचना फिर होती है, तो ये शक अच्छी का बात इलाज नहीं हकीम है। लुकमान फिलहाल के इतना ही, पास बहुत भी बहुत नहीं। शुक्रिया चौधरी जी, जयंत जी, आपका, अभिषेक जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे लॉन्च हुआ है स्वदेशी इंटरपोल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के भारत मंडपम में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। भारत पोल पोर्टल के लॉन्च से भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को इसकी मदद से बहुत आसानी के साथ इंटरपोल के साथ जोड़ पाएगी और जांच को भी गति मिलेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस पदक भी प्रदान किए। पेश हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल को दिल्ली में लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए भारत सरकार विदेश में बैठे वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए दूसरे देशों की पुलिस से मदद मांग सकेगी। इस सिस्टम से इंटरपोल को सूचना देना और मदद मांगना ज्यादा आसान हो जाएगा। अमित शाह ने इस नए पोर्टल पर कहा कि भारत पोल हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाएगा। भारत पोल की मदद से तमाम राज्यों की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी और अन्य तमाम एजेंसियां इसमें शामिल हो जाएंगी। भारत पोल
हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। भारत पोल पोर्टल की मदद से सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा और सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। सीबीआई इंटरपोल के साथ काम करने वाली एकमात्र एजेंसी थी, लेकिन भारत पोल से हर भारतीय एजेंसी और सभी राज्य की पुलिस आसानी से इंटरपोल से जुड़ सकेंगे, जिससे अपराध को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉडल यानी कॉन्टैक्ट, इंटरपोल नोटिस, संदर्भ, प्रसारण और संसाधन के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता का एक तकनीकी मंच मिला है। कॉन्टैक्ट के माध्यम से सभी प्रवर्तन एजेंसियां अब एक प्रकार से इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो बन जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियां एक मंच से कनेक्ट हो जाएंगी। वहीं भारत में दुनिया भर के अपराधियों का खोजना और भी आसान हो जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाँच भी सरल हो जाएगी, जबकि कई सालों से विदेशों में बैठे अपराधी अब आसानी से कानून के दायरे में आ सकेंगे। इसके अलावा नशीले पदार्थ, स्मगलिंग, मानव तस्करी जैसे अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कार्यक्रम में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे दिल्ली के किसानों से मिले हैं कृषि मंत्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इस खबर को आपको दिखाएंगे, लेकिन अब तक जो हमने आपको खबरें दिखाई है न्यूज नाइट में, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं, फिर हम जाएंगे फार्मर वाली स्टोरी पर, जो किसानों की स्टोरी है, खबर है उस पर। अभी तक हमने आपको दिखाई ये खबरें। दिल्ली चुनाव का शंखनाद हुआ आज। अब जैसा हमने देखा कि सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शंखनाद किया। विपक्ष के सवाल और चुनाव आयोग के जवाब, एक एक करके वो तमाम सवालों के जवाब देने का काम किए। इस पर हमने चर्चा भी की, वो भी हमने आपको दिखाया। और हमने दिखाया कि किस तरह से भारत पोल, जिसे कहा जा रहा है कि स्वदेशी इंटरपोल है, ये लॉन्च किया गया अमित शाह की तरफ से। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हमने आपको न्यूज नाइट में अब तक दिखाई। अगली खबर जो है वो एक हम जो आपको बता रहे थे, वो किसानों से जुड़ी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में के किसानों से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र की किसान कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको कि लागू नहीं होने दिया, और इस योजना को भी लागू नहीं होने दिया। साथ ही साथ आप सरकार पर निशाना साधते हुए राजनीति के लिए किसानों को का अहित ना करने की बात भी उन्होंने कही है। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के करीब 100 किसान मंगलवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। इस मुलाकात में दिल्ली के किसानों ने अपनी समस्याएं कृषि मंत्री के सामने रखी।
बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बताया कि देश भर में किसानों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया है, जिससे दिल्ली के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के किसान भारत सरकार से मिलने वाली सभी सब्सिडियों से वंचित हैं और किसानों को फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। ये आज किसान भाइयों ने मुझे बताया और जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैंने आरसी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है भाई। केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित ना करे, उनका नुकसान ना करे। दूसरी ओर किसानों ने भी कहा कि दूसरे राज्यों के किसान तरक्की कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजनाओं के दिल्ली में लागू ना होने से दिल्ली के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। कृषि के बारे में तो कोई योजना नहीं दे रखी। आज हमने अपनी समस्या कृषि मंत्री जी के वहाँ रखी है और बहुत अच्छी तरह हमारी सारी मांगे सुनी है। दिल्ली सरकार ने तो बहुत पहले से ही, जब शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा दिया दिल्ली में तो किसान है ही नहीं, किसान को कोई सुविधा नहीं मिल रही, न खाद न बीज न किसी चीज पे भी सब्सिडी नहीं है। ड्रिप इरिगेशन में पड़ोसी राज्यों में 50 से 80% तक की सब्सिडी है, लेकिन दिल्ली के किसान को सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। दिल्ली से लगे हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सोलर योजना है, लेकिन दिल्ली में इसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। दिल्ली में केवल एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि दूसरे राज्यों में कई कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अब तक 15 से अधिक किसान संगठनों के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें किसानों की समस्याओं के निराकरण, किसानों से प्राप्त सुझाव सहित कृषि किसानी संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपसे जुड़ी हुई खबर। आप डरे नहीं, सावधानी बरतें। हम बात कर रहे हैं HMP वायरस की, एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में
फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। ओडिशा में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस वार्ता की गई। विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चैटर्जी ने कहा कि पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को समर्पित एक विशेष पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। The 18th Pravasi Bharatiya Divas would be formally inaugurated by the Honorable Prime Minister of India on day 2 of the convention. He will also address the convention. The Prime Minister will remotely flag off the inaugural journey of the Pravasi Bharatiya Express, a special tourist train for the Indian diaspora, which will depart from Delhi and would travel to multiple destinations of touristic and religious importance in India for a period of 3 weeks. This will be conducted under the Pravasi Bharatiya Tirth Yatra Tirth Darshan Yojana of the Ministry of External Affairs. और ओडिशा सरकार के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के पहले दिन यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। देश के विकास में प्रवासी भारतीयों की योगदान को दर्शाने के लिए पीएम मोदी 4 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन करेंगे। 50 से अधिक देशों से बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने सम्मेलन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। The Honorable Prime Minister will also inaugurate 4 exhibitions. The first one is called Vishwaroop Ram, the Universal Legacy of Ramayana. The second exhibition is titled The Diaspora's Contribution to Technology and Viksit Bharat. This exhibition would acknowledge the contributions of the Indian diaspora to the development of technology in the world. The third exhibition, titled The Spread and Evolution of Indian Diaspora in the World, with special focus on Mandvi to Muscat. The fourth one is an exhibition which is called The Heritage and Culture of Odisha. This exhibition will showcase the rich heritage and culture traditions of Odisha. और अब बात करेंगे एचएमपी वायरस की। देखिए, एचएमपी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है और बारीकी से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। मंगलवार को मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने देश में सांस संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की स्थिति क्या है, इसकी विस्तार से समीक्षा की है। देश में एचएमपीवी के ताजा हालातों, उपायों और प्रबंधन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की। भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और चीन में एचएमपीवी मामलों में वृद्धि की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एचएमपीवी मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि 2001 से विश्व स्तर पर मौजूद एचएमपीवी से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने राज्यों को आईएलआई और सारी निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने दोहराया कि सर्दियों के दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों में आम तौर पर वृद्धि देखी जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देश श्वसन संबंधी बीमारियों के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही राज्यों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने जैसे सरल उपायों के साथ वायरस के संचरण की रोकथाम के संबंध में आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई। वहीं देश के तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का कहना है कि यह एक सामान्य वायरस है और प्रशासन इस पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। ये कोविड की तरह नहीं है, ये जो नॉर्मल फ्लू है ना, जिसको हम खांसी जुकाम कह देते हैं, उसकी तरह है। माइल्ड वायरस है, सीरियस इलनेस नहीं होती इससे। कोई अलार्मिंग सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और ये स्थिति जो है केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है। जो डूंगरपुर वाला केस है उस पर पूरा नियंत्रण है। दिस इज नॉट ए डेंजरस वन, बट हाउएवर precautions have already been instructed by the health department. We all need to take those precautions. जिनको सर्दी जुकाम है उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। 65 साल के जो बूढ़े हैं, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं,
कि जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है उनको थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गाइडलाइन एसओपी जो भी बनेगा उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और इलाज करना। एकदम सरकार पूरी तरह से तैयार है, भारत सरकार भी तैयार है और उड़ीसा सरकार भी तैयार है। HMPV वायरस के ताजा मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि इसके मामलों में सावधानी ही बचाव है। साफ सफाई का ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और शाही जामा मस्जिद के सामने निर्माणाधीन सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर किए जा रहे तमाम दावों पर पूर्ण विराम लग गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी वक्फ की संपत्ति पर नहीं बन रही है, बल्कि ये सरकारी जमीन पर बनाई जा रही है। इसका खुलासा मंगलवार को SP ऑफिस पहुंचे अब्दुल समद के परिजनों ने किया। क्या है ये पूरी कहानी, आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इसके साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संभल में पुलिस चौकी को लेकर जारी विवाद के बीच इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया था, लेकिन जिस अब्दुल समद पर वर्ष 1929 में वक्फ करने का दावा किया गया था, उन्हीं के 90 वर्षीय नाती मोहम्मद खालिद ने पुलिस को 100 रुपये के शपथ पत्र पर वक्फ संपत्ति होने से इनकार किया है। शपथ पत्र के मुताबिक सत्यव्रत पुलिस चौकी सरकारी भूमि पर है। शपथकर्ता और उसके परिवार का सत्यव्रत पुलिस चौकी की भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं है। मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से एक उनके प्रतिनिधि जो उनके बेटे हैं, उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया पर्ची कटवाने के बाद में, जिसमें उन्होंने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस स्थान पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है, उस स्थान की काफ़ी समय पहले जो शपथकर्ता हैं मोहम्मद खालिद हैं, उनके पूर्वजों के बताए अनुसार वो लोग देखभाल करते थे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने संभल के हालातों के लिए समाजवादी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। माननीय न्यायालय के कारण उस स्थान के सर्वे के लिए आदेश दिए गए। सर्वे की टीम पर जिस प्रकार से पथराव हुआ, पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने वहाँ सपा के लोगों ने अराजकता की, वो कहीं ना कहीं दो परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई, और इसे पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस प्रकार के अराजकता करने वालों के और जो दंगाई हैं सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। माना जा रहा है कि जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी निर्माण से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। गौरतलब है कि हाल के ही समय में संभल में कई खुलासे हुए हैं। यहाँ पर खुदाई में कई पौराणिक विरासतें सामने आई हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।